हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि मैं कोशिश कर रहा था बहुत दिनों बाद, कि जैसा मैंने आपको बताया भी था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपको पढ़ाने की जो कार्यक्रम है वो आपको मैं डिजिटल बोर्ड पे करूं। क्योंकि ऐसा हो नहीं पा रहा था। आपको पता है कि हम आपको जो है व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, उसमें मज़ा नहीं आ रहा था हम लोगों को। बात करने में, आपको कंसेप्ट समझाने में भी मुझे उतना मज़ा नहीं आता था। मतलब मज़ा तो आता ही था, लेकिन उतना नहीं हो पाता था जितना एक्सपेक्ट होना चाहिए था। और जब क्वेश्चंस बैंक में आपको करवाता था, जितने क्वेश्चन आंसर्स होता था वो सारे मैं करवाता था, तो फिर उस समय भी दिक्कत होता था। आपको पता है, लिखना पड़ता था, फिर समझाने में बहुत समय चला जाता था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए है ना, कि मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बात करके क्या है कि डिजिटल बोर्ड को थोड़ा सा मैं आपके लिए अफोर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि बात करके पढ़ाने के लिए बात है कुछ। ठीक है, तो क्या है कि मैं अब हम लोग शुरू करते हैं पी वाई क्यूज डिटेल में। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि यूपीएससी के पी वाई क्यूज आपको जितना हो सके उतना जल्दी मैं खत्म कर दूं, आपको समझाकर पढ़ाकर बताऊं। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चंस है आपके पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं, फिर हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, फिर ज्योग्राफी है, फिर इकोनॉमिक्स है, और बाकी इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब प्रीलिम्स में जितना भी क्वेश्चंस पूछा है ना, वो पूरा कर लेंगे हम लोग, और मस्ती से करेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़ते रहिए। आज का जो लेक्चर है, पहला वीडियो है, तो आज रिकॉर्डेड होगा, उसके बाद हम लोग लाइव ही आएंगे। तो शाम के 5-6 बजे के 5-6 बजे है ना, शाम को क्या है कि लाइव ही क्लास आएंगे, और वहीं पे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करने के लिए आज से शुरू करते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन करते हैं, और बाकी तो चीज़ है ही है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, और पॉलिटी है। ठीक है, तो पॉलिटी से हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब क्योंकि नया बोर्ड है, आप जानते हैं, और मैं हूँ टीचर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने वाला। तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने के बाद अब जब डिजिटल बोर्ड पे आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, एज यू नो ऑल ऑफ यू। देखिए क्वेश्चन है पॉलिटी का, पहला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ रहा है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, हालांकि ज़्यादा बड़ा ठीक नहीं होगा, पर ठीक है। ठीक है ना, आई थिंक दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, तो विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, दिस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला करें, इट इंक्रीजेस द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दूसरा कह रहा है, इट फैसिलिटेट द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसिंग अमॉन्ग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहने से मतलब क्या, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी जो सरकारी कंपनीज होता है उसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलता है। ठीक है, इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वित्तीय प्रशासन, उसमें क्या है कि इंश्योर करता है, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। तीसरा का है कि नॉन ऑफ द स्टेटमेंट्स ए बी एंड सी गिवन इज करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही। ठीक है, ये आपको बताना है। क्या है, तो फाइनेंस कमीशन मैंने आपको बड़ी डिटेल में पढ़ाया, चैनल पे ही है, आप देखिए जाइए उसको, समझिए। देखिए मैं जितने भी लेक्चर लेता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि आपको मैक्सिमम आउटपुट दूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब लाइव क्लास होता है तो इंटरेक्टिव सेशन होता है, तो उसमें आपसे थोड़ा प्यार भरी बातें भी हो जाता है, आप जानते हैं मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि क्लास बोरिंग ना हो, समझेंगे नहीं, आप जानते हैं अच्छा से। तो इसमें क्या होगा, इसको समझिए आप। तो क्या करता है हमारा फाइनेंस कमीशन, क्या करता है आपको अगर मैं समझाऊँ तो क्या करता है, अगर क्लास देखें या नहीं देखें, तो क्या हमारा फाइनेंस कमीशन इंक्रीज करता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। जैसे फॉरेन कैपिटल में क्या होगा, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, है ना। तो FII, FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होता है, क्या ये सबको इंक्रीज करता है फाइनेंस कमीशन, ऐसा काम करता है हमारा फाइनेंस कमीशन क्या, बताइए। तो ये तो नहीं करता है ना, ये तो पहला रॉन्ग है। ठीक है, इट फैसिलिटेट द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग द पब्लिक सेक्टर एंड, ऐसा काम करता है हमारा फाइनेंस कमीशन का काम, यही थोड़ी ना है, हा? ये भी नहीं करता है, आप जानते हैं। इट इंक्रीज इंश्योर्स कह रहा है कि इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा बात है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने की काम कौन करेगा, हमारी बजट पे
जो होता है हमारी संसद कंट्रोल करता है, ये क्यों करेंगे? तो डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स ए बी सी आर गिवन इज करेक्ट। कौन सा सही है? डी। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी मैं दिया हूँ। देखिए ये जो है ना पीडीएफ आपको दिख रहा है, ये सब मैं बनाता हूँ खुद से। तो खुद से बनाता हूँ तो उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से मैं बनाता हूँ। एक सेकंड दीजिए, आज पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फिर मैं धीरे धीरे। देखिए क्या है ना कि बड़ी मेहनत करने के बाद डिजिटल बोर्ड हाथ लगा है, समझे कि नहीं? ये तो कर दे नहीं रहे थे जल्दी, है ना, लेकिन फिर भी किसी तरीके से मेहनत करने के बाद। अब इसमें पता नहीं इसका इंग्लिश वाला मैं दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ। नहीं, वो नहीं है। ठीक है, हिंदी वाला नहीं है, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में जो क्वेश्चन है ना वो मैं आपको करवाऊंगा। तो देखिए, अब ये तो मैं पढ़ाया हूँ आपको, तो क्या करता है हमारे वित्त आयोग, आप जानते हैं कि संविधान के आर्टिकल 228 है, वो बात करता है आपके 280, है ना, 280 में बात करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन का वही काम है कि जो सेंटर कलेक्ट करता है पैसे, उसको स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सही तरीके से बांटना है। उसमें मैंने आपको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रांट इन एड, ये सारे समझाया था। ईमानदारी से देखो, समझो, जाकर नहीं देखे वो तो जाकर देखो। ठीक है, ये सारे चीज़ मैंने समझाया। और एक और उसमें क्या करता है कि स्थानीय निकाय को संसाधन जो है कि राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के संसाधनों के पूरक के लिए पंचायत, जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, नगर पालिका है, के संसाधनों को बांटने के लिए आवश्यक उपाय भी सिफारिश करना। तो हमारा जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन को एडवाइस करता है कि भैया आप ये कर लोगे, बैठिए रहे। ठीक, ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। चलिए दूसरा देखिए, अरे समझ गया ना? तो सो सिंपल, इसमें से कौन सा आंसर होगा बताइए, कौन सा आंसर होगा? डी इज करेक्ट, राइट। ओके, चलिए दूसरा देखिए, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब दूसरा स्टेटमेंट बड़ी सुंदर है कि इन इंडिया मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी, तो इसको बोलिए एमपीसी। ठीक है, ये एमपीसी आपके आरबीआई वाला एमपीसी नहीं हो गया, ठीक है ना? मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी, इसका नाम में देखिए प्लानिंग कमिटी। फर्स्ट, इट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या हमारे संविधान के प्रोविजन के हमारे संविधान के हिसाब से इसको बनाया गया है। दूसरा, इट प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरियाज। अच्छा, मेरे हिंदी मीडियम के भाई बहन हैं, आप घर पर आइएगा मत, मैं इसमें जो है ना पीडीएफ बनाया, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रखा हूँ। ठीक है, तो इसमें हिंदी का भी जो कंटेंट होना चाहिए, मुझे जो लगा कि आपके लिए सही होगा, तो मैं हिंदी वाला भी डाला हूँ। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा, मैं हिंदी में भी बात करूँगा। तो इट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहली बात। प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया, हैज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इन द मेट्रोपॉलिटन एरियाज। ठीक है, हिंदी वाले के लग, देखिए हिंदी में भी है लिखा हुआ। इसका गठन भारत के संविधान के प्रावधान के तहत किया जाता है, तो ये बात सही है। ठीक है ना, किया जाता है। आगे मैं समझाऊंगा आपको कि विकास योजना का मसौदा तैयार करती है महानगरीय क्षेत्र में। महानगरीय क्षेत्र में सरकार द्वारा क्या है कि, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, है कि पीपीटी बना रहता है ना, पढ़ाना आसान रहता है, लेकिन हमको थोड़ी ना आता है पीपीटी बनाने, हमको तो पढ़ाने से मतलब है, आप जानते हैं। तो कह रहा है कि विकास योजना का मसौदा तैयार करती है, सच में करती है क्या? महानगरीय क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रायोजित योजना को लागू करने की एकमात्र जिम्मेदारी क्या, इन्हीं का एकमात्र जिम्मेदारी है। ठीक है ना, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इधर क्या हो, यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि इट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बात बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे ही पहला स्टेटमेंट्स का एक्सप्लेनेशन दे रखा हूँ मैं, कि सही है कि महानगर योजना समिति जो है, एमपीसी जिसे बोलता है, उसका गठन जो हमारे जो पंचायती राज सिस्टम है, उसमें 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो हम लोगों ने बनाया है,
जो आपके नगर पालिका, तो उसमें एक आर्टिकल है 243, इसमें लिखा हुआ 243ZE के तहत बनाया जाता है, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। यह इसे एक संवैधानिक निकाय बनाता है, तो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, हमारे संविधान के द्वारा बनाया गया है। ठीक, दूसरा बात कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि इट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या बिल्कुल सही है। ठीक, अरे 4 दिन लगेगा हमको इसको समझने में, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरियाज। देखिए कह रहा है कि प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, तो इनका काम वही होबे करता है, समझे, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान ही ये डेवलप करते हैं, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी, प्लानिंग कमिटी का काम क्या होता है, प्लान करना चीजों को, तो ये प्रिपेयर करते हैं जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान है मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, नाम में तो मेट्रोपॉलिटन लिखा ही है, तो ये भी सही है। ठीक है, तीसरा कह रहे कि हैज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ इन्हीं का काम है, यही करते हैं, वो इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम इन द मेट्रोपॉलिटन एरियाज, ये जो सरकारी स्कीम्स होता है सिर्फ यही इम्प्लीमेंट करते हैं क्या, ऐसा है, अब लॉजिक लगाओ, पीएससी के बच्चे हो, ऐसा है। तीसरा इज रॉन्ग, तो कौन करेक्ट होगा, 1 और 2 इज राइट। ठीक, आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूँ, देखिए, तो पहला इज सही, ठीक, दूसरा भी सही है, क्योंकि सही है, एमपीसी का प्राथमिक संवैधानिक कार्य क्या है, वही प्लानिंग करना जी। आगे क्या है कि ठीक है, और बाकी क्या है कि विकास योजना का मसौदा तैयार करती है। 243 में परिभाषित है कि महानगरीय क्षेत्र के लिए, यानी जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज है उसके लिए जो योजना है, डेवलपमेंट प्लान्स है, वो बनाने के काम यही करती है मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है, मसौदा तैयार करता है जिसमें योजना का समन्वय हो, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो, वित्त पोषण शामिल, ये सारे कुछ उसमें शामिल होता है। ठीक, आगे कह रहा है कि महानगरीय क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू करने की एकमात्र जिम्मेदारी इसकी है, ऐसा है ना, बिल्कुल है यार, सिर्फ इन्हीं का जिम्मेदारी है क्या, अरे ऐसा थोड़ी ना है, अभी तो मैं समझा आपको, ऐसा थोड़ी ना है कि जो सरकारी स्कीम्स है, गवर्नमेंट द्वारा बनाए हुए स्कीम्स सिर्फ यही लागू करते हैं, बात करते हो सर, देखिए इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो है ना, मैं अपना जो टेलीग्राम आईडी है, अपना जो अपना वाला है, IAS जितेंद्र करके है, ठीक है, तो IAS जितेंद्रा है इसका, वो याद नहीं मुझे, ठीक है ना, तो उसको आप, नहीं होगा ना तो जो मेरा चैनल है ना उसमें इसका जो है लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, तो जो मैं PDF बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप इसको अपने लेवल पे भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको मजा आएगा, समझने में मजा आएगा यार, तो मेरे मेहनत का फायदा उठाओ, समझ रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 2 क्वेश्चन दिखाया, आज पहला लेक्चर है ना थोड़ा, तो क्योंकि थोड़ा समय भी कम है और पहली बार है, हालांकि मैं डिजिटल बोर्ड पे पहले भी पढ़ाया हूँ, लेकिन क्या है, थोड़ा सा तो दिक्कत होता ही, कल से नहीं होगा, ठीक है, आगे देख, हाँ से हाँ भाला, व्हाइट बोर्ड पे कितना दिक्कत होता था आप लोग जानते हैं। आगे कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट, 73rd की बात कर रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 विच एम्स एट प्रमोटिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन कंट्री प्रोवाइड्स फॉर दिस ऑफ द फॉलोइंग, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हमने बनाया उसका निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करता है, ठीक है, किसका प्रावधान करता है, अभी हिंदी में भी दिया हुआ है कि संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करता है। पहला कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, ऐसा है क्या। दूसरा, स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शंस, ऐसा कर सकता है पंचायती इलेक्शंस। तीसरा, का एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, और ये 3 ही स्टेटमेंट है, तो इसमें से क्या क्या काम हमारी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो करती है, आप बताओ, ठीक है, क्योंकि
तो मुनाल से अगर लिखा, मैं भी 5 मिनट सेकंड देता हूँ। 1 2 3 4 गो। अब अपने मन में जवाब दीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में क्या है, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। अब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी तो याद नहीं है, ठीक है, मुझे याद है ना, आपको याद है। आई कह रहे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शंस, ये तो बात कम से कम याद ही है आपको। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, अभी थोड़ा फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया। तो ये दोनों तो हमें पता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में नहीं पता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, तो प्लानिंग कमेटी की बात सेंस नहीं बना रहा है, समझ रहे हैं ना। तो क्या होगा, 2 and 3 इज करेक्ट। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, तो पहला गलत है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी तो 74वां संविधान संशोधन में अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे ना, वो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 74वां संविधान संशोधन बात करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि, तो उसका आंसर क्या होगा जी, उसका आंसर होगा 1 छोड़कर 2 and 3 ओनली, ठीक है। जिला योजना समिति डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डीपीसी का गठन, डीपीसी का गठन 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद, ये अनुच्छेद याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि 74वां संविधान संशोधन के थ्रू ये काम होता है, ठीक है, तहत किया जाता है। इसका उद्देश्य पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करके पूरे जिले के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करना है। यह 73वां संशोधन का नहीं बल्कि 74वें संशोधन का प्रावधान है, ठीक है, 73 का नहीं है, 74 का है जी, ठीक। आगे एक्सप्लेनेशन भी और भी है। अरे पूरा मेहनत किया हूँ भाई, टेंशन मत लो, बस जुड़े रहो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना आपको पूरा पीवाईक्यू करवाऊंगा। मैं जो पूरा जो जुगाड़ लगा रहा हूँ ना, इसीलिए लगा रहा हूँ, समझे। पूरा जुगाड़ इसीलिए है कि मैं पूरा पढ़ाऊँ आपको। तो सभी पंचायत चुनावों के संचालन के लिए राज्य निर्वाचन, ये तो आपको पता है, दूसरा तीसरा है ना, कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होता है उसके इलेक्शन के लिए हमारे जो पंचायत के जो आपके जो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है वही तो करते हैं ना। आपके जो राज्य वित्त आयोग है, इनको इसीलिए बनाया गया है ताकि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फंड मिले, ठीक है। तो कौन होगा, 2 and 3, 2 and 3 करेक्ट, गुड इनफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले वाली क्वेश्चन है मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन यानी कि शुरू वाले जितने 2011-12 का है ना, तो मेरा मन है कि, है ना, मैं चाहता हूँ कि पूरा क्वेश्चन सबको करवाऊँ, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने का एक ही जो बेस्ट तरीका है वो तरीका है कि इसके जो पी बाई क्यूज है उस पर कमांड लाओ, क्योंकि पी बाई क्यूज अपने आप में बात कर देता है कि भैया मैं हूँ कौन, क्या करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो पूरा आपको सिलेबस का जो साफ पूरा खेल है सारा समझा देगा। तो देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट एंड अकाउंट एंड इंटरिम बजट। तो ये दोनों शब्द बड़ी सुंदर सी है, वोट एंड अकाउंट एंड इंटरिम बजट। ये आपके पास डिफरेंस पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रोविजंस ऑफ अ वोट ऑन अकाउंट इज यूज्ड बाय ए रेगुलर गवर्नमेंट, जो डेली सरकार होते हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है वोट ऑन अकाउंट का। व्हाइल एन इंटरिम बजट इज प्रोविजन यूज बाय अ केयर टेकर गवर्नमेंट, कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होता है उनके द्वारा क्या इंटरिम बजट का यूज किया जाता है, क्या ऐसा है क्या? हाँ, मेरे देखे हुए तो नहीं है। अच्छा मैं इसको हिंदी में भी बताता हूँ आपको। दूसरा कह रहे कि अ वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट, व्हाइल एन इंटरिम बजट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, ठीक है। इसका थोड़ा मार्कर को ना कम कर लेता हूँ। तो क्या है, इंक्लूड बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट की बात कर रहा है। क्या होता है हिंदी में देखिए, लेखानुदान वोट एंड अकाउंट एंड अंतरिम बजट के बीच अंतर क्या है। पहला स्टेटमेंट की लेखानुदान का प्रावधान एक नियमित सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी जो सरकार चल रहा है कंटिन्यू है पावर में है उसके द्वारा किया जाता है। जबकि अंतरिम बजट कार्यवाहक सरकार की, सरकार गिर गया तो 2, 4, 5, 10, 15 दिन जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक कार्यवाहक सरकार ही, केयर टेकर गवर्नमेंट ही काम करता है, किए जाने वाला प्रावधान है। ऐसा है क्या, आगे देखिए, ठीक। इंटरिम बजट और
वोट एंड अकाउंट, इसको भी मैंने आपको जब पार्लियामेंट पढ़ाया था शुरू शुरू में, तो उसमें मैं आपको समझाया था। अब देखिए, कह रहे कि लेखा अनुदान केवल सरकार के बजट में व्यय एक्सपेंडिचर से संबंधित होता है, जबकि अंतरिम बजट है, व्यय व प्राप्तियां रिसिप्ट दोनों शामिल होता है। कि लेखा अनुदान केवल सरकार के बजट में एक्सपेंडिचर से संबंधित है, ठीक है, यानी व्यय से संबंधित है होता है, जबकि अंतरिम बजट जो है, अंतरिम बजट में व्यय और प्राप्तियां रिसिप्ट और आपके जो मतलब एक्सपेंडिचर भी और जो रिसिप्ट है, पैसा आया और गया कितना, वो सारे होता है। या दोनों है क्या? तो आपको पता होना चाहिए कि लेखा अनुदान क्या है कि हमारी सरकार यूज करती है एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है, कि जब तक भैया बजट पास नहीं होता है तब तक पैसा दे दो, काम करता हूँ। और अंतरिम बजट जब पास किया जाता है कि मान लीजिए कि जब सरकार इलेक्शन आने वाला है ना, जैसे हमारी मोदी जी का सरकार था, तो ये 2025 का है ना, 25 का जो बजट प्रेजेंट किए थे तो इंटरिम बजट ही प्रेजेंट किए थे। अरे 25 में बोल रहा हूँ, मैं भी आ गया हूँ। 24 का, 24 में इलेक्शन था ना पीएम का, तो 24 का जब बजट वो प्रेजेंट किए थे तो अंतरिम बजट नहीं प्रेजेंट किए थे, क्योंकि सरकार को बोलता है कि भैया आप, अब बजट में क्या है कि सरकार नई नई पॉलिसीज अनाउंस करता है, नए नए स्कीम लाता है ना, नए नए प्रोविजंस और चीज़ें बनाता है ताकि लोगों के भलाई हो। लेकिन सरकार को बोलता है कि भैया अंतरिम बजट प्रेजेंट करो, ताकि अगर इलेक्शन होने के बाद अगर कोई दूसरा पार्टी पावर में आ गया, कोई दूसरा व्यक्ति रूल गवर्नमेंट बनाया, किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, तो वो अपने हिसाब से अपना पॉलिसीज प्रोग्राम बनाएगा, फिर पैसा उस पर खर्चा करेगा। तो इसलिए सरकार अंतरिम बजट प्रेजेंट करती है जिस समय इलेक्शन हो उस टाइम पे, ठीक है, ये आपकी व्याख्या भी दिया हुआ। तो पहला जो फर्स्ट है वो गलत है, ठीक, और दूसरा जो है वो सही है। तो अ वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट बजट, वाला इंटरिम बजट इंक्लूड बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। तो ये तो सही बात है ना, कि एक्सपेंडिचर और आपकी रिसिप्ट्स दोनों के बारे में जो आपकी इंटरिम बजट होता है जिसमें प्रेजेंट होता है। अरे बजट ही तो है, इंटरिम बजट क्या, यानी कि अभी फुल बजट नहीं, हम बीच में बजट प्रेजेंट कर रहे हैं किसी कारणवश, तो उसमें क्या होगा, जो आपके पैसा कितना आया कितना गया वही तो होगा ना यार, जो ऐसे नॉर्मल बजट होता है प्रेजेंट करता है उसी तरीके से होगा, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट सरकार जब यूज करती है, जब तक बोलती है कि भैया अभी तो बजट पास हुआ नहीं है, बजट पास हुआ नहीं है तो क्या है कि तब तक पैसा खर्चा करने के लिए चाहिए ना कुछ, इसलिए इंतरिम बजट के थ्रू उनको पैसा दिया जाता है। इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, मैं आपको बताता हूँ एक बार, ठीक, कंफ्यूज मत होइए जी। देखिए, ओनली टू इज करेक्ट, पर जाओ भाई, देखिए कह रहा है पहला कि कथन वन कह रहा है कि लेखानुदान का प्रावधान एक नियमित सरकार द्वारा उपयोग किया गया जाता है, जबकि जबकि अंतरिम बजट एक कार्यवाहक सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है, पहली बात। तो क्या है, पहला क्या है, गलत है भैया, यह धारणा कि अंतरिम बजट केवल कार्यवाहक सरकार केयर टेकर द्वारा उपयोग किया जाता है, गलत है, ठीक है ना। पहली वाली कि केयर टेकर गवर्नमेंट क्या करे, केयर टेकर गवर्नमेंट तो 4 दिन 5 दिन, मतलब जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक के लिए होता है, 4 दिन 5 दिन के लिए थोड़ी ना होता है। तो अंतरिम बजट जो आपके लेखानुदान का जो बात है उसकी बात हुआ। दूसरा कह रहे कि अंतरिम बजट जो इंतरिम बजट होता है इसका उपयोग आमतौर पर उस सरकार द्वारा किया जाता है जिसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, जैसे मैंने, और चुनाव निकट हो, चाहे वह कार्यवाहक हो या नियमित हो, या आने वाली नई सरकार को पूर्ण बजट प्रस्तुत करने का मौका देता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ताकि जो सरकार आएगा वो अपने हिसाब से बजट प्रेजेंट करे, क्या पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाना चाहता है उसके हिसाब से वो काम करेगा। आगे वोट ऑन अकाउंट की यह एक कानूनी प्रावधान, लीगल प्रोविजन है जो हर बार तब उपयोग किया जाता है जब पूर्ण बजट को पारित होने में समय लगता है, जैसे मैंने बोला ना, कभी बजट नहीं पारित हुआ तब तक कुछ पैसा चाहिए हमें, तो यह अनिवार्य रूप से हर अंतरिम बजट और कभी कभी नियमित बजट के साथ भी प्रस्तुत किया जाता है, ठीक, किया जाता है ताकि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सरकारी खर्चों को जारी रखा जा सके, ठीक है, समझ गया ना। चलिए, तो इसका आंसर कौन होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर कौन होगा जी।
इसका आंसर होगा पहला गलत है, दूसरा सही है। जैसे बोल रहे हैं कि वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर्स इन गवर्नमेंट बजट। वोट ऑन अकाउंट यूज किया जाता है तो पैसा लेने के लिए, खुद का इंटरिम बजट दोनों। चलिए आगे देखिए, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, इसमें और भी है एक्सप्लेनेशन, वो आप देखिएगा, ठीक है। तो मैं पूरा जोड़ा हूँ, समझे। ये पूरा इसलिए जोड़ा हूँ ताकि देखिए, आप जब भी पी वाई क्यूज कीजिए ना, तो आपको जैसे जो बुक्स मार्केट में मिलता है तो उसमें आपको एक मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा नहीं मिलेगा। तो मैं खुद के रिसर्च पे सारे चीज़ इंक्लूड किया हूँ, ताकि आपको मतलब भगवाना ना पड़े इधर उधर, एक जगह पे चीज़ मिले, भाई काम कर लो, ठीक है। बस दिक्कत यही है कि इसका पीडीएफ नहीं है ना, तो थोड़ा सा 2 दिन आपको इसके साथ खेलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं इसका सब चीज़ ठीक कर लेता हूँ, डन हो जाएगा। अब देखिए आगे, व्हेन द एनुअल बजट, यूनियन बजट इज पास्ड बाय द लोकसभा, तो हमारे बजट की बात कर रहा है कि जब बजट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पे पास कर देती है तब क्या होता है। व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज पास्ड बाय द लोकसभा, ठीक है। पहला करें कि द बजट इज मॉडिफाइड एंड, अच्छा नोट पास लिखा है यहाँ पे, व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, कि जब लोकसभा हमारी बजट पास नहीं करती तब क्या होता है। द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन, कैसा होता है। द बजट इज रेफर्ड टू राज्यसभा फॉर सजेशंस, ऐसा होता है क्या। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन, फाइनेंस मिनिस्टर को बोला निर्मला ताई चल कुर्सी छोड़, तुमसे ये भी काम नहीं हुआ, है ना। आगे करके डी, द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स, ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री सबमिट करेंगे रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स। बताइए क्या सही है। जब बजट नहीं पास होता है तो क्या होता है यार, ये बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्या होता है। हमारे प्रधानमंत्री काउंसिल मिनिस्टर के साथ कहेंगे कि ले भैया, हम में तो मेजोरिटी रहा नहीं, हम सरकार चला नहीं सकते, हमारा एक सिंपल बजट भी नहीं पास हो रहा है, तो अब चलाओ आप लोग, समझ रहे हो ना। तो क्या है कि बजट जब पास नहीं होता तो प्रधानमंत्री पूरे कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, नॉट एक सिंगल फाइनेंस मिनिस्टर, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर को क्या है कि इस्तीफा देना पड़े, क्योंकि सरकार में क्या है कि कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। सरकार बोलता है कि हमारे पास क्या है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो जैसे सरकार को चलाने के लिए अ, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव जो पेश किया जाता है ना, चेक करने के लिए, ठीक है। हिंदी में ही पढ़ देता हूँ, सुनिए। जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो ये बजट को संशोधित किया जाता है और फिर से प्रस्तुत किया जाता है। जैसा मैंने बताया कि बजट को सुझाव देने राज्यसभा क्यों भेजेगा, बजट के लिए राज्यसभा को भेजेगा। 14 दिन का समय देता है। केंद्रीय वित्त मंत्री से इस्तीफा देना पड़ेगा, ये भी नहीं, ठीक। इसको बड़ा करने दीजिए। कोई प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपेंगे, ठीक है। तो अब जिस इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आप देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का इस्तीफा देंगे, बिल्कुल बात तो बिल्कुल सही है जी, देना ही पड़ेगा। तो राजनीतिक संकट आ जाएगा, विश्वास की हानि हो जाएगा। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास कर देती है, जो आपकी जो अपोजिशन होता है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास करेगा। अब माना जाता है कि जब बजट नहीं पास हुआ तो यानी सरकार में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। या नहीं तो सरकार को फिर मोशन प्रस्ताव, है ना, विश्वास प्रस्ताव क्या है कि आपके कॉन्फिडेंस जो मोशन है उसको लोकसभा में लाना पड़ेगा, फिर उसे पास करवाना पड़ेगा, तब जाके सरकार चलेगी। दूसरा परिणाम क्या होगा, प्रधानमंत्री को तत्कालीन पूरी मंत्रिपरिषद के से इस्तीफा देना। कोई अन्य विकल्प कि बजट की अस्वीकृति एक राजनीतिक विफलता है, इसे केवल संशोधित करना या वित्त मंत्री का इस्तीफा देना पर्याप्त नहीं होगा, ठीक है। चलिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बजट में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए, अब क्या कह रहा है आगे कि द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉवल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, क्या क्वेश्चन है यार, कि द authorization for the withdrawal of funds from the consolidated fund of India
मस्ट कम फ्रॉम कहाँ से आना चाहिए? क्या द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे प्रेसिडेंट साहब से आना चाहिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से आना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से आना चाहिए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर से आना चाहिए? बताइए कहाँ से आना है? कहाँ से आएगा? ये पूछ रहा है कि फंड, पैसा चाहिए भैया, पैसा, है ना? पैसा का जहां बात आएगा वहां पे हमारा कौन आएगा? पार्लियामेंट। कहेगा पार्लियामेंट रुको, मैं हूं यहाँ पे चेक करने के लिए, ठीक है ना? तो हमारी क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हमारी, प्रधानमंत्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कोई नहीं, ठीक है? तो कह रहे हैं कि ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉवल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, कहाँ से आएगा? हमारे प्रधान, पार्लियामेंट, ठीक है? तो भारत की संचय निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन निकालने का जो अधिकार है, ऑथराइजेशन है, हमारे संसद के पास है। संसद के अलावा किसके पास है बताइए तो आप? है? थोड़ा पानी पी लेता हूँ। थोड़ा बोलना पड़ता है वो। चलिए सुनिए, तो क्या है कि ये जो 6 के 6 मैंने क्वेश्चंस करवाया, तो इसको आप देखिएगा अपने इन पे। आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है? ये पार्लियामेंट करता है, CFSI पे कंट्रोल किसका रहेगा? पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट ही हमारा करेगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दिया हूँ बड़ी सुंदर, ठीक है? इसको अपने देखिए कि भारत की संसद पार्लियामेंट की 266, है ना, और 266(1) में हमारे पास हमारी संविधान के अनुच्छेद बात करता है भैया जो कंट्रोल है हमारे संसद के पास है, ठीक है? कह रहे कि 114 में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई राशि संचित निधि से तब तक नहीं निकाली जा सकती तब तक संसद द्वारा कानून द्वारा विनियोग, अप्रोप्रिएशन बिल जब तक पास नहीं होता है, ठीक है ना, विनियोग विधेयक जिसे हिंदी में बोलता है, तो अगर जब तक अप्रोप्रिएशन बिल जब तक पास नहीं होता है, ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल, तब तक नहीं बाबू पैसा एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा, ठीक है ना? हालांकि देखिए पार्लियामेंट जो संसद होता है कंट्रोल सरकार की ही होता है, तो सरकार जो चाहती है हो जाता है। उसके बाद अप्रोप्रिएशन विधेयक के बारे में बताया हुआ है, ठीक है? इसको कल से मैं क्या है कि आपको डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो 6 क्वेश्चंस जो भी 5 क्वेश्चंस है ना ही, बड़ा छोटा क्लास रखता हूँ क्योंकि समय की कमी है, ठीक है? और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे क्या है कि लाइव क्लास डेली होगा, ज़रूर आइए, जुड़िए और अपने जो डाउट्स है उसको ज़रूर पूछिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, कोशिश करता रहूँगा आपके लिए बेस्ट करूँ, खुद के लिए भी बेस्ट करूँ, है ना? मैं खुद को अच्छा बनाऊंगा तभी तो आप लोग अच्छा बनोगे, आप लोग अच्छा बनोगे देश अच्छा बन जाएगा, है ना? क्या है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बेस्ट तरीके से काम करूँ। तो आज इतना ही, कल फिर लाइव क्लास में आइए, जुड़िए, ठीक है? और 1 घंटा डेली, 1 घंटा हम लोग क्या है कि PYQs पे डिस्कशन करेंगे। 5-6 तो आज इतना ही में हो गया, 10-15-20 क्वेश्चन जितना भी हो जाएगा 1 घंटे में, उतना 1 घंटे 45 मिनट में जितना भी होगा क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और इतना कर लीजिएगा तो मैं इंश्योर करता हूँ कि PYQs और प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा। UPSC का प्रीलिम्स कोई माई के लाल नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि मैं इसमें रिसर्च तो कर ही, कुछ तो आपको डाटा दे ही रहा हूँ, चीज़ें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो तो मैं दे प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, साथ में मैं खुद डिटेल में स्टडी करता हूँ, तो मैं यहाँ पे डिस्कशन भी करूँगा। तो जो ऑप्शंस है उसके साथ एनालाइज भी करेंगे, उस पर और बहस करेंगे, बातें करेंगे, जैसा आप जानते हैं मेरा फितरत है, तो वो सारे काम जरूर करूँगा, ठीक है? तो अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू। जरूर आइएगा, लाइव क्लास में हो।